नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पे सभी का स्वागत है। जिस वीडियो पर आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर वो वीडियो आपका आ चुका है, यानी कि संविधान की मैराथन क्लास जो चल रही है दोस्तों, यहाँ पर वहां से आपकी स्टार्ट हो रही है। देखिएगा जो क्वेश्चन है आपके सामने है, अभी इस वीडियो में पूरा संविधान आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 180 प्रश्न है यहाँ पर, और 180 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर अनुच्छेद आपसे पूछे जाएंगे, योजना आयोग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हर बार रीट में एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से आपकी स्टार्ट है क्लास कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के पास होती है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हमने यहां पर 250 से अधिक प्रश्न करवाए थे दोस्तों यहाँ पर, अब 180 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको भी हम कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताएगा। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर राष्ट्रपति। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श ले सकता है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या फिर भारत के महान्यायवादी से, या फिर भारत के विधि मंत्री से। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति यहां पर यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो न्याय प्रणाली ली गई है भारत में, अपनाई गई है संविधान में दोस्तों, यहाँ पर न्यायाधीशों से संबंधित, उनकी नियुक्तियों से संबंधित है, वो फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है उच्चतम न्यायालय जो कि दिल्ली में स्थित है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2,80,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना दिया जाता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2,50,000 रुपए दिया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है, बताएगा। यानी कि देश में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई ना तो उपराष्ट्रपति है और ना ही राष्ट्रपति है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो कौन संभालेगा राष्ट्रपति के पद को। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है यहाँ पर वो उसके कार्य का निर्वहन करेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरालाल कानेरिया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाई वी चंद्रचूड़ रहे थे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, बताएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन कहां से दिया जाता है, बताएगा। सहायक अनुदान से, आकस्मिक निधि से, लोक लेखा समिति से, या फिर संचित निधि से। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संचित निधि। संचित निधि से यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जजों का वेतन दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है, बताएगा।
उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय? आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही थी अब तक? प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर? आपका सही है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। भारत की 1857 की क्रांति, साथ में राजस्थान की 1857 क्रांति, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान के प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, ये की 5 और टॉपिक एक ही वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं और यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि आज हमारा संविधान वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और राज्य व्यवस्था भी हम एक ही, राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उसको भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? बताइएगा कैसे हटाए सकते हैं? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? बताना होगा राइट आंसर। कहां कर सकते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकता। ध्यान रखना क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में भी ऐसा उदाहरण दिया था कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो वे बाद में सांसद नहीं बन सकता, ना ही विधायक बन सकता है, ना ही प्रधानमंत्री बन सकता है, ना ही मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पद की गरिमा का सवाल होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई न्यायाधीश है तो वो कोई भी वकील नहीं हो सकता है, बाद में वकील का पद धारण नहीं कर सकता वो। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं अपना कार्य नहीं कर सकता है, वकालत नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? बताएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस एस हिदायतुल्लाह। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इन्होंने कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? कौन थे वो बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HM हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है? बताएगा। ये अनुच्छेद है ना दोस्तों, यहाँ पर इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन नीचे आने वाले हैं, क्योंकि आज नाइट में भी मैंने जोड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बात और, जहां से मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं दोस्तों, यहाँ पर वो क्वेश्चन आपके यानी कि जितने यूपीएससी की एग्जाम हुई है, आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग की एग्जाम हुई है, संघ लोक सेवा आयोग की एग्जाम हुई है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे प्रश्नों में पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना ये रिपीट होते हैं, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना इन प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? वो पहले यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया था उसी साल, और उसी साल यहां पर रिट में भी पूछ लिया था वो, एक बार 2015 या 18 में पूछा था वो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अनुच्छेद 214 आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी, वो अनुच्छेद 214 में इसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? बताइएगा। 23, 24, 25 या फिर 26? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 उच्च न्यायालय है भारत में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? केरल उच्च न्यायालय, हिमाचल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या फिर सिक्किम उच्च न्यायालय? तो दोस्तों आपको पता है कि सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या सबसे कम है, तो वहां पर आपको पता है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो जनसंख्या के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और उसमें सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है, 90 के आसपास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई थी? बताइएगा।
सबसे बाद में आपको पता है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना किस समय हुई थी? यानी कि भारत के तीनों उच्च न्यायालय जो कि सबसे पुराने माने जाते हैं, इनकी उच्च न्यायालय की स्थापना एक ही समय हुई थी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1862 में अंग्रेजों के द्वारा इस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तीनों की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या फिर अस्थायी खंडपीठ है? बताएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ना, वो यहाँ पर असम में है। असम में है, तो जितने भी जो 7 राज्य है दोस्तों, यहाँ पर 7 राज्य, उनमें खंडपीठ इसी की है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। प्रत्येक राज्यों में खंडपीठ है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, ये सारे है ना, इसमें ना खंडपीठ स्थापित की गई है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना एक उच्च न्यायालय है खुद का? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली या फिर चंडीगढ़? बिल्कुल सही आंसर है सभी का, दिल्ली का एक अपना उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से उच्च न्यायालय में किसका एक क्षेत्राधिकार है? बताएगा। जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसका जो क्षेत्राधिकार है वो किस उच्च न्यायालय में स्थित है? यानी कि इसमें कोई भी विवाद हो जाता है तो इसका फैसला कहां का उच्च न्यायालय करता है? बताएगा। गुवाहाटी, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कोलकाता? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, अगला है यहां पर, यानी कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? बताएगा। हजारीबाग, भोपाल, जबलपुर या फिर इंदौर? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जबलपुर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कि जितने भी उच्च न्यायालय है राज्यों में, वो राजधानियों में स्थित नहीं है। जैसे राजस्थान का है जोधपुर में है, मध्य प्रदेश का है जबलपुर में है, और उधर यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है वो इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, उड़ीसा उच्च न्यायालय कटक, केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद। तो बताना होगा राइट आंसर। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर है? जयपुर में नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय जो स्थित है वो यहां पर जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या फिर बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बताएगा। राष्ट्रपति के पास, राज्य के, राज्यपाल के द्वारा, संसद के या फिर विधानमंडल के? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहां पर उच्च न्यायालय हो, उसमें क्षेत्र अधिकार को बढ़ाने घटाने का हो, या फिर संसद के सदस्यों को घटाने बढ़ाने का हो, या फिर कोई लोकसभा के सदस्यों को घटाने बढ़ाने का हो, तो उसका जो यहां पर अधिकार प्रदान है वो संसद को प्रदान है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दीजिए आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? आपको ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ पर कि उच्च न्यायालय का एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको दिया जाता है 2,50,000 और अन्य न्यायाधीशों को दिया जाता है 2,25,000। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? रूपा पाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ या फिर सईदा ताहिर? तो आपका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर सभी आपको इसका आंसर तो क्या होगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? दीजिए आंसर। आपका राइट आंसर दीजिएगा।
ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये लीला सेठ है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, ये जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये लीला सेठ है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के राज्यपाल को या फिर उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो आंसर आपको देना है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थिति है हैदराबाद में, अमरावती में, विजयवाड़ा में या फिर गुंटूर में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया था, बताएगा कब बनाया गया था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहां से दिया जाता है, बताएगा उच्च जो राज्यों में होता है दोस्तों, यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है उनके जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उसका जो वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। एक होती है केंद्र की संचित निधि, एक होती है राज्य की संचित निधि। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी, बताएगा। और इलाहाबाद देश का सबसे बड़ा है, इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। और ये इलाहाबाद कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या इसी उच्च न्यायालय में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, यानी कि निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1950, 1807, 1971 या फिर 1956, बताइएगा राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है, बताइएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा जब वित्तीय आपातकाल लगता है ना, तब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोवा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है, बताइएगा कहां पर आता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉम्बे उच्च न्यायालय में आता है। देखिएगा जो यहाँ पर गोवा है वो बॉम्बे में आता है, दादर नगर हवेली दमन द्वीप ये भी यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्य पिछड़ा आयोग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, राइट आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को नई दिल्ली में यहां पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी, डी ऑप्शन आपका सही है। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, बताना होगा राइट आंसर। संसद के एक अधिनियम के द्वारा या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के द्वारा या फिर संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा यहाँ पर यानी कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग का जो संविधान में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर योजना आयोग का ये असंवैधानिक संस्था है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग में सर्वाधिक प्रभाव हुआ, अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वित्त आयोग, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किस के स्थान पर किया था, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर यहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ पर नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 2011, 2012, 2015 या फिर 16। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बताएगा
तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या फिर नीति आयोग? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रीय परिषद क्या है? क्षेत्रीय परिषद है ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा विधि निर्माण इकाई है, प्रशासनिक इकाई है, परामर्शवादी इकाई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, सॉरी यहाँ पर परामर्श इकाई है। हाँ यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन है यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्य है? 9, 6, 4 या फिर 5? दीजिए आंसर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिएगा क्षेत्रीय परिषद व उनके मुख्यालय। अब ये जो 5 क्षेत्रीय परिषद है वो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 क्षेत्रीय परिषद। तो देखिएगा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई है और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद बॉम्बे है। उपयुक्त सभी यहां पर सही जोड़े हैं। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्र में आपको पता है उत्तर भारत के जो भी राज्य है वो आते हैं। मध्य क्षेत्र में आपको पता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ये छत्तीसगढ़ ये आते हैं। पश्चिम में अलग आते हैं। इस प्रकार से ये बटे हुए हैं राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है बताइएगा? संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा, संसदीय कानून के द्वारा, योजना आयोग की अनुशंसा पर या फिर मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान के द्वारा यहाँ पर राज्य परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 370। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत यहां पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी बताइएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 28 मई 1990। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतरराज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? राजीव गांधी, चंद्रशेखर या फिर पीवी नरसिंह राव या फिर पीवी सिंह? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है बताइएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार, 4 बार, 3 बार या फिर 5 बार? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ष में 3 बार ये आयोजित होती है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आखिर अंतरराज्यीय परिषद की बैठकों का मतलब क्या है? अंतरराज्यीय परिषद जो बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है, कारण क्या है? तो इसका अंतरराज्यीय परिषद का है कि राज्यों में विकास कार्य सुचारू रूप से चले। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री की देखरेख में ये होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री है वो इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद की बैठकों में भाग कौन लेता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री या फिर उपयुक्त सभी?
आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280 में यहां पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है संविधान के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर अब आर्टिकल आपके सामने आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसे दिया गया है? बताइएगा। वित्त आयोग का गठन कौन कर सकता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है? बताइएगा। वित्त आयोग का मुख्य कार्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बताइएगा। पहली बार वित्त आयोग बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 में पहली बार में वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है था? बताइएगा। पहला अध्यक्ष वित्त आयोग का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा के सी नियोगी होगा। ऑप्शन आपका सही है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वां वित्त आयोग चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? बताइएगा। कब की गई थी लोक सेवा आयोग की स्थापना? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1926 में की गई थी। इसका कार्य क्या है? लोक सेवकों की भर्ती के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों तक की जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 6 वर्षों तक इनकी नियुक्ति की जाती है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 111 क्वेश्चन और बचे हुए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा। जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये जो संघ लोक सेवा आयोग है वो कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 9 + 1 यानी कि 10 होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यों में होता है राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र में होता है यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग जो राज्य में होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग जरूर होता है, क्योंकि उस प्रदेश में उस राज्य में जो आरएएस भर्ती होती है, आरएएस स्तर की जितनी भी भर्ती होती है वो यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा होती है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान को आरपीएससी के नाम से जाना जाता है, तो आरपीएससी ही लेता है यहाँ पर। तो उनके सदस्यों की नियुक्ति वहाँ का राज्यपाल करता है उस राज्य का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 + 1 होती है, क्योंकि एक तो मुख्य अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है, बताना होगा कौन सा कार्य है। ये जो दोनों बोर्ड है ना, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इनका कार्य क्या है? तो देखिएगा, प्रशिक्षण देना, निर्वाचन करना, भर्ती कराना या फिर प्रशासन का संचालन करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भर्ती कराना। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जितनी भी देखो आईएएस, आईपीएस, आईएएस, जो ये तीनों सबसे बड़ी भर्ती होती है, अखिल भारतीय भर्ती होती है, इनकी जो भर्ती की जिम्मेदारी होती है वो केंद्र को होती है। केंद्र में जो बनाया गया है एक बोर्ड है वो संघ लोक सेवा आयोग, वो इनकी भर्ती करवाता है। और जो राज्य में होता है राज्य यहाँ पर लोक सेवा आयोग,
लोक सेवा आयोग होता है उसकी जिम्मेदारी होती है आरएएस की भर्ती कराना। राज्य में जितने भी सरकारी सबसे बड़े पद है उनकी भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग करवाता है। जैसे राजस्थान में आरएएस हुआ था, तहसीलदार की हुई थी, एसडीएम वगैरह हुई थी, ये सारी भर्तियों की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की होती है, जिसको राजस्थान में आरपीएससी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है, बताइएगा कौन नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा में ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर भारतीय विदेश सेवा नहीं है। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा में है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, यानी कि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी इसमें आता है। भारतीय वन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, बताइएगा। तो भारत में वित्त आयोग का जो कार्य होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी राज्य को जरूरत के आधार पर उसको वित्त की आपूर्ति कौन करता है? वित्त आयोग करवाता है। राज्य में अलग वित्त आयोग होता है, केंद्र में अलग वित्त आयोग होता है। केंद्र में जो वित्त आयोग होता है वो राज्य को वित्त मुहैया कराता है और राज्य के वित्त आयोग में उसको डालता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष 62 वर्ष, जो भी पहले, इनमें से जो भी पहले। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? आपका राइट आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो देते हैं राज्यपाल को देते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये दोनों क्या चीज है, कौन कौन सी संस्था है। ये संवैधानिक संस्था है, संविधान में इनका वर्णन मिलता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, बताइएगा। इसका कारण क्या है? तो इसका बिल्कुल कारण होगा कि प्रथम लोकसभा और आम चुनाव यहां पर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनना, प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के अनुरूप। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जितनी भी भारत में संवैधानिक संस्था है, जैसे आपको यहां पर बता रहा हूं, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सारी चीज मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से रीड के लिए। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 324 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, बताइएगा। अब चुनाव आयोग है दोस्तों, यहाँ पर उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हर कोई संस्था होती है, उसका एक अध्यक्ष होता है और सदस्य भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? पहली बार, इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? मताधिकार देने का जो अधिकार था वो उसको महिलाओं को कब प्राप्त हुआ था? 1920, 1926, 1951, 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 1926, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, बताइएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुकुमार सेन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2,80,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। किसको? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख और यहाँ पर 50,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। इसका सही है यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन करता है बताएगा? संसद, संविधान, राष्ट्रपति या फिर सरकार? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले भारत में? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईवीएम वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग कब हुआ था भारत में बताइएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1982 को। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना वो मशीनों से नहीं किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कराए गए थे, कब कराए गए थे बताइएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 2004 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है, कहां पर है नीति आयोग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिएगा, दीजिए आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका रिट में पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर पिछली एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बताएगा? वर्तमान में आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर। ये करंट का है लेकिन क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन करंट का है, अगले एग्जाम में आपको काम दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, केंद्रीय और राजस्व में वितरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से कौन निभाता है बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि वित्त आयोग निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संसद या फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित है, बताना होगा भारत की प्रथम अनुसूची में क्या सम्मिलित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर 29 राज्य व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? अब जो अनुच्छेद है, भाग है, अनुसूचियां है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब सारे क्वेश्चन आपको वही मिलने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों यहाँ पर, इंपॉर्टेंट भाग है, अनुसूचियां है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी पदाधिकारियों के भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर अमेरिका? आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है बताएगा? किसी भी व्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता है, उसको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 19A में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि 19 में बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सार्वजनिक धन का रक्षक कौन होता है बताएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76 से है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 76 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताएगा? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति?
ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के महाधिवक्ता का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताएगा। महाधिवक्ता के बारे में बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता का संबंध दे रखा है संविधान में। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत की एक संचित निधि होगी? बताएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है 266। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? देखिएगा, संविधान में समय समय पर परिवर्तन किया जाता है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 368 में मिलता है। और ये किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? ये अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है 368। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संघ सूची की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल केंद्र सरकार को यहां पर संघ सूची में यहां पर यानी कि कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समवर्ती सूची के विषय में कौन कानून बना सकता है? बताएगा। समवर्ती सूची में देखिएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? देखिएगा, अनुच्छेद कितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ रहे हैं आपके लिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? एक प्राक्कलन समिति होती है संसद की, तो उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो उसके सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा 22 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? बांग्ला, गुजराती, मराठी या फिर तेलुगु? आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? नागा, बांग्ला, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर अंग्रेजी? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी अंग्रेजी भाषा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का आपातकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्य में किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान था? बताइएगा। हटा दिया है वर्तमान स्थिति में, लेकिन था है ये बताना होगा राइट आंसर। किस में था अलग से संविधान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कब समाप्त कर दिया गया था? बताएगा आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कि 5 अगस्त 2019 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संविधान संशोधन 61 के तहत। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पता है आपको? उस समय भारत का प्रधानमंत्री था राजीव गांधी, और राजीव गांधी के समय यहाँ पर यानी कि जो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 101 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? सबसे पहले भारत के संविधान में यानी कि सबसे पहले जो 368 का प्रयोग किया गया था। 368 का मतलब समझते हैं? संविधान में परिवर्तन करना, संशोधन करना 368 के तहत किया जा सकता है। पहली बार प्रयोग किया था, कब किया था? तो ये किया गया था 1951 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में बना था पहला संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस विषय से है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगर पालिकाओं से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस विषय से है, बताइएगा। ऑप्शन आपका सामने है, नगर पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ कब अपनाया गया था, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक स्तंभ अपनाया गया था 26 जनवरी 1950, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950, आपका करेक्ट है। सॉरी यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो 22 जुलाई 1947 को, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान में अपनाया गया था 1947, आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, दीजिए आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 64 के तहत, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76 के तहत, यानी कि भारत में एक महान्यायवादी की नियुक्ति होगी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है, बताना है राइट आंसर। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 65 या फिर अनुच्छेद 52। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, बताइएगा। यहां पर भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के तहत। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है, बताइएगा। मैंने अभी आपको पता है, ध्यान हो तो बताया था, इसका सही आंसर हो जाएगा 63। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो वर्णन मिलता है वो आर्टिकल 74 में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 75 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय संसद का वर्णन मिलता है, आपका सही आंसर हो जाएगा संघीय संसद का जो वर्णन मिलता है वो 79 के तहत मिलता है, यानी कि जो संसद का जो वर्णन मिलता है वो 79 में मिलता है, और यहाँ पर जो राज्यसभा का वर्णन मिलता है वो 80 में मिलता है, और लोकसभा का वर्णन मिलता है वो 81 में मिलता है। प्रधानमंत्री का और मंत्रिमंडल का वर्णन मिलता है वो 74 में मिलता है, और राष्ट्रपति का जो वर्णन मिलता है वो 52 में मिलता है। उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है वो यहाँ पर 63 में मिलता है, और राज्यसभा के सभापति का जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 64 में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 80 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 81। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, दीजिए आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 165 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 266 का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि, ऑप्शन आपका सही है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की आकस्मिक निधि का संबंध किससे है,
आपका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। भारत की आकस्मिक निधि का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 267। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है कि भारत में उच्च न्यायालय होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 से। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 124 का संबंध किससे है? तो भारत के उच्च न्यायालय से है, उच्चतम न्यायालय से है। और ऐसे भी आ सकता है कि उच्चतम न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? बताइएगा। राज्यों में एक उच्च न्यायालय होता है, आपको पता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 214 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 214 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आपको एक ट्रिक याद कर लो दोस्तों, यहाँ पर ये जो 124 है ना, ये तो है उच्चतम न्यायालय जो कि भारत में है, और ये 214 इसका संबंध है यहाँ पर उच्च न्यायालय जो राज्यों में स्थित है। अब देखिएगा इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर एक से मिल रहा है, दो से मिल रहा है, चार से मिल रहा है, उल्टा सीधा कर दिया दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय का संबंध है 124 में और उच्च न्यायालय का संबंध है 214 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मतदान दल में सम्मिलित पीठासीन अधिकारी व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ईवीएम का भाग कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, ई और ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मतदाता जागरूकता से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए होता है एक मतदाता दल, एक रिटर्निंग ऑफिसर, एक चुनाव आयोग, एक पीठासीन अधिकारी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989 में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमिशन आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। आपका सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहकार्य आयोग का संबंध किससे है? दीजिए आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99 हो चुकी है। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। आपका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज विषय है, बताना होगा सही आंसर। तो ये पंचायती राज विषय है, राज्य सूची में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? बताइएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। अब समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार बना सकती है, अपने अपने स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 1 से 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये नए क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आपके कठिनाई स्तर आरबीएससी 12वीं की बुक से। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में यहाँ पर नागरिकता का संबंध दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल आपके सामने है, तो बताना होगा कौन सा आर्टिकल। स्पष्ट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका बिल्कुल यहां पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा
आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में ये वर्णित किया गया है जिन कमजोर वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है दोस्तों यहाँ पर SC ST OBC जनरल, इन कैटेगरियों का जो संबंध है वो आर्टिकल 16 में इनका वर्णन मिलता है कि उनको किस आधार पर आरक्षण दिया गया है। तो आर्टिकल 16 ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर सभी का संबंध 16 से है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? बताइएगा किस आर्टिकल में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 में। पहले भी रीट में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान या निर्देश देता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 233। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीति आयोग को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 282 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है जो नीति आयोग है इसका संबंध संविधान में नहीं मिलता है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर नीति आयोग के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। एक प्रस्ताव के द्वारा केवल और केवल एक संस्थाएं बनाई गई थी जिसका कोई लिखित विवरण संविधान में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? आर्टिकल 9, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 1? बताइएगा। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, कोई राज्य की सीमाओं के विवाद का हल, किस में दे रखा है? आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर का मतलब है नए राज्यों का निर्माण करना, गठन करना, सीमा परिवर्तन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से और 28 के बीच में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता संबंधी कानून 5 से 11 के बीच में दे रखे हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बताइएगा। बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, धर्म का अधिकार या फिर हड़ताल पर जाने का अधिकार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस का मतलब है मीडिया से संबंधित है, मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त है दोस्तों यहाँ पर किस अनुच्छेद के तहत? आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 में मीडिया प्रेस का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 18 वर्ष हो, 14 वर्ष हो या फिर 20 वर्ष हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष हो। 14 वर्ष से कम वाले व्यक्ति को, बालक को कारखाने या फिर खानों में नहीं लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति का अधिकार एक है, मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कानूनी अधिकार है। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, बताइएगा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और अगला जो वीडियो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपका, कि भारत का एक तो संपूर्ण राजस्थान की
1857 की क्रांति, भारत की 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, किसान आंदोलन, ये टॉपिक यहां पर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और देखिएगा, अगर हो सकता है इसमें कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति है भारत की, उसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ऐसा है वहां से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 1800 हम ऐसा करेंगे दोस्तों यहाँ पर, अपन को समझ में बहुत अच्छा तरीके से आ जाएगा। कैसे कि हम 1857 की क्रांति से लेके और बिल्कुल 1947 तक एक वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे यहाँ पर, यानी कि 1857 से लेके और बिल्कुल 1947 तक का जितना भी क्वेश्चन है आपके सामने, वो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। उधर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल और किसान आंदोलन, यानी कि चारों टॉपिक एक वीडियो में हम कवर करवा देंगे। तो कम से कम ये 2 वीडियो में से आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं यहां पर, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके यहां इन चारों वीडियो से आ जाएंगे। और यहां पर जो भारत का संविधान है 10 क्वेश्चन आपके यहां से आ जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन आपके मात्र 2 से 3 वीडियो में कवर हो रहे हैं दोस्तों यहां पर। लेकिन वीडियो बहुत अच्छी है, सभी देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा जो दोस्तों यहाँ पर जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि अंतिम फाइनल क्लास चल रही है आप लोगों की ये रेट के लिए। जाते जाते एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं इनमें से।